बिंदु मेहरा बहल है और मैं पॉलीक्लिनिक व चेस्ट क्लिनिक में CMO-IC की तरह कार्यरत हूँ। साथ ही साथ मैं टीबी प्रोग्राम में शाहदरा में DTO की तरह कार्यरत हूँ। दिल्ली में मैडम ट्यूबरकुलोसिस के कंट्रोल और प्रोग्रेस को लेके क्या स्टेटस है अभी? देखिए, दिल्ली में कंट्रोल और प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा काम चल रहा है। अगर हम देखें कि पुराने, मेनली मैं डेटा की बात करूंगी, जो पहले हमारा डेथ रेट था वो करीब 25% कम हो गया है। और अगर हम बात करते हैं डिजीज की तो करीब 21% कम हुआ है। जो 2014 का सर्वे था उसके अकॉर्डिंग 237 केसेस पर लाख थे पॉपुलेशन, जो अब घट के हमारे 187 के करीब रह गए हैं। तो ये डेटा काफ़ी ज़्यादा एक रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट है, जिससे लग रहा है कि बहुत जल्दी दिल्ली टीबी फ्री की साइड मूव कर रहा है। तो इसमें मैडम क्या क्या चैलेंजेस आएंगे टीबी फ्री में? ये एक प्रधानमंत्री मोदी का एक नारा भी था 2025 में कि हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे, एक टारगेट सेट किया था। तो क्या ये एलिमिनेशन पॉसिबल है? क्योंकि टीबी हाईली ट्रांसमिसिबल डिजीज मानी जाती है। क्लस्टर में अगर इतने सारे लोग रहेंगे, बसों में, मेट्रो में, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि टीबी जो है ये एक हाईली कंटेजियस डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे को फैलती है। लेकिन गवर्नमेंट ने, हमारे स्पेशली NTP प्रोग्राम ने इसके लिए बहुत अच्छा कार्य किया है और इसमें हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स बना दिए गए हैं जिससे हम इसे एसेस कर पा रहे हैं और हमें ये पता चल जाता है कि हमें किस फील्ड में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पैरामीटर इन द सेंस, जैसे हम प्रिवेंटिव मेजर की अगर बात करें तो हम ये देखते हैं कि प्रिवेंशन टीबी का कैसे किया जा सके, जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस हो, डायग्नोसिस होने के बाद उसका राइट ट्रीटमेंट शुरू हो, जिस ट्रीटमेंट को पेशेंट कंप्लीटली पूरा अपना करे। कई बार होता है पेशेंट बीच में इलाज को छोड़ देता है, तो हमें खास ध्यान रखना है कि कंप्लायंस ठीक रहे और पेशेंट अपना इलाज पूरा करे। और अब हमारा फोकस रहता है ट्रीटमेंट आउटकम पे। हम चाहते हैं कि ट्रीटमेंट आउटकम हमारा ट्रीटमेंट क्योर ही हो, हर पेशेंट ठीक हो, हमारा मोर्टेलिटी कम हो और मॉर्बिडिटी रेट भी कम हो। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये स्प्रेड को रोका जा सके। इसके लिए प्रिवेंटिव में जैसे TPT नाम की एक बीच में ट्रीटमेंट आया है, जो ना केवल पेशेंट को दिया जाता है, ये पेशेंट को नहीं दिया जाता, ये पेशेंट के जितने भी हाउस होल्ड कंटैक्ट्स हैं, मतलब जो लोग उसके संपर्क में आ रहे हैं, उनको दिया जाता है, इसलिए कि जिनको टीबी नहीं है उनको आगे भी टीबी ना हो। TPT क्या होता है? TPT टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट एक छोटा ट्रीटमेंट है जो सारे जितने भी टीबी पेशेंट के हाउस होल्ड्स हैं या कोई भी कंटैक्ट में लंबे समय तक कोई रहा है तो इनको दिया जाता है। ये 3 महीने के करीब का इलाज है जिसमें एक सिंगल ड्रग दी जाती है, रेगुलर बेसिस में, कभी कभी हफ्ते में भी दी जाती है, डेली भी, जैसे पेशेंट को कंफर्टेबल लगता है जिन हाउस होल्ड कंटैक्ट्स को। और अगर ये लग के इलाज करें अपना 3 मंथ्स का तो टीबी होने की संभावना बहुत बहुत कम हो जाती है। इस तरह से आजकल जो 100 डेज का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें एक्टिव केस फाइंडिंग, ACF की बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। ACF की एक्टिविटी में एक वल्नरेबल पॉपुलेशन वो है जिनको टीबी होने के चांसेस बाकी से ज्यादा हैं, इनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। और इनकी स्क्रीनिंग फील्ड में जाके, जैसे हमारा हैंडहेल्ड एक्सरे है, फील्ड में ऑन द स्पॉट इनका एक्सरे किया जाता है, वहीं पे इनकी स्पूटम की जांच की जाती है। स्पूटम की जांच में भी अगर मैं कहूँ एक बड़ा रिवोल्यूशन आया है, तो ये कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पहले जो हम स्पूटम की जांच किया करते थे उसमें टाइम लगता था रिपोर्ट आने में, स्पूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी। अब जो हमारे पास अवेलेबल है, CBNet अवेलेबल है, पैथोडिटेक्ट और ट्रूनेट जैसी चीजें अवेलेबल है, जिससे इवन की MD और TB का भी हम डायग्नोसिस मोटे मोटे टर्म्स में हम करीब 2 घंटे के अंदर कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कंबाइंड क्वेश्चन है। एक तो टीबी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और आम खांसी में और टीबी की खांसी में कैसे कोई डिफरेंशिएट कर सकता है? एक तो ये। दूसरा, स्पाइन टीबी, ब्रेन टीबी, और ये इसके बारे में बताइए। और जो बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनके लिए क्या आपकी हिदायत है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो टीबी है, टीबी क्या है? ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। आमतौर से ये बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति को सांस के द्वारा शरीर में प्रवेश करती है और सांस में, लंग्स में जाके बैक्टीरिया ग्रो करता है, जिससे शरीर में रक्त के द्वारा, ब्लड के द्वारा अलग अलग एरिया में पहुंच के टीबी के रूप में ये विकसित हो जाता है। जिस एरिया में ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, जिस पार्ट में बॉडी के, उसी एरिया की हमारी टीबी हो जाती है। अगर हम मोटे तौर पे कहें तो 2 तरीके की टीबी हमारे पास देखने को आती हैं, ऑर्गन के अकॉर्डिंग कि किस साइट पे है। एक तो पल्मोनरी टीबी, दूसरी है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी, जैसे कि मैंने कहा कि जो डायरेक्ट लंग्स की टीबी होती है वो पल्मोनरी टीबी है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी, लंग्स के अलावा शरीर के बाकी सभी हिस्सों में जो टीबी है उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं, जिसमें कि हमारे ब्रेन की टीबी भी हो सकती है, रीढ़ की हड्डी की टीबी हो सकती है, पेट की टीबी हो सकती है, बोन की टीबी हो सकती है, शरीर में गांठों के रूप में हम देखते हैं, जो बहुत ही कॉमन चीज है, ये देखने को मिलती है। आमतौर पे जो रीढ़ की हड्डी की टीबी है
इसका इलाज थोड़ा लंबा दिया जाता है क्योंकि इसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे ही पेट की टीबी या कुछ और एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज जो हैं, इस टीबी को हमें रेगुलर फॉलो अप करना पड़ता है और हम तब तक पेशेंट का ट्रीटमेंट देते हैं जब तक हमारा पेशेंट ठीक नहीं हो जाता। बच्चों के अंदर अगर हम कहें तो बच्चों के अंदर भी टीबी बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी बड़ों की अपेक्षा में कम होती है, तो इनको बहुत जल्दी टीबी लग जाती है। आमतौर पे इनको स्कूल से भी टीबी देखने में आया है कि लग जाती है, या तो घर में ही किसी पेरेंट्स को, किसी रिश्तेदार को या नेबरहुड में किसी को टीबी है तो उससे बच्चे कैच करते हैं। तो इसके लिए हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी टीबी पेशेंट आए हैं, साथ में जितने बच्चे हैं, उनको INH कीमोप्रोफिलैक्सिस जितना जल्दी हो शुरू की जा सके। ये आमतौर पे 5 साल से छोटे बच्चों को, हर एक बच्चे को दी जाती है। और जो भी बच्चा, अगर हमें डाउट होता है कि इसको कुछ लक्षण हैं, तो उनकी इमीडिएट स्क्रीनिंग की जाती है। बच्चे आमतौर पे स्पूटम का सैंपल नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए सबसे पहली स्क्रीनिंग हम इनकी एक्सरे की करते हैं। यदि कोई गांठें बच्चे के शरीर में नजर आ रही हैं या उसको कुछ और प्रॉब्लम लग रही है तो हम उसके अकॉर्डिंगली जांच करते हैं। कोई गांठ होती है तो इसका FNAC का ट्रीटमेंट किया जाता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। अगर पेट में हमें लग रहा है कि कुछ हमें फील हो रहा है, बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं या कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो इसके लिए हम अल्ट्रासाउंड से देख लेते हैं कि पेट में क्या है और उसके अकॉर्डिंगली फर्दर उसकी डायग्नोसिस करते हैं। बच्चे को भी रीढ़ की हड्डी में टीबी देखी गई है, उसके लिए CSF का टेस्ट किया जाता है, जिससे कि हम पूरी तरह से ये श्योर हो जाते हैं कि टीबी ही है। क्योंकि कोई भी दवाई शुरू करने से पहले हमें ये श्योर होना पड़ता है, क्योंकि टीबी की दवाइयां स्ट्रांग हैं और अगर हम बिना डायग्नोसिस के देंगे तो वो हार्मफुल भी हो सकती हैं। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी देखिए जांच तो सेम ही है, हालांकि एक्सरे के एक्सपोजर के लिए हम पूरी तरह से मना करते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स का, क्योंकि अगर हम प्रेग्नेंट फीमेल में एक्सरे की डायग्नोसिस करें तो ये हमारे जो पेट में बच्चा है उसके लिए हार्मफुल हो सकता है रेडिएशन। बाकी प्रेग्नेंट फीमेल में अगर टीबी पाई जाती है, स्पूटम से हम इजीली असेस कर पाते हैं, और सपोज फीमेल हमारी स्पूटम पॉजिटिव है तो इस केस में हम उसकी टीबी की दवाई ड्रग सेंसिटिव वाली शुरू कर सकते हैं। अगर सपोज इस प्रेग्नेंट फीमेल को MDR टीबी आ जाती है तो इस केस में हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाए। ऐसे में उसको वो ट्रीटमेंट दिया जाता है जो उसके फीटस के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालता। थैंक यू। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, इसको लेके काफी चिंता व्यक्त करते हैं एक्सपर्ट। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या होती है और उसको टैकल करने के लिए कौन कौन से जो मेजर्स हैं, स्टेप्स है, लिए जा सकते हैं? और देखिए MDR टीबी, जैसा कि इसका नाम से ही पता चलता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी सचमुच एक बड़ी बीमारी है। और जैसे ही किसी को टीबी डायग्नोज होती है, चाहे उसको ड्रग सेंसिटिव टीबी भी हो, तो हम उसे शुरू से गाइड करते हैं कि ड्रग सेंसिटिव मतलब कि अभी तो हमारी दवाइयां काम कर रही हैं तो हमें इसको पूरा करना है इलाज को। अगर हम बीच में इलाज छोड़ देते हैं, मतलब कंप्लायंस कम हो जाता है, तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसा कि बाकी एंटीबायोटिक्स के केसेस में भी होता है कि जितने ड्यूरेशन तक हमें दवाई खानी है, अगर हमने उसे बीच में छोड़ा और हम बीच में छोड़ देते हैं तो एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, मतलब अब ये दवाई काम नहीं करती। तो हमारी जो टीबी की इनिशियल दवाइयां हैं, सबने सुना होगा कि 4 किस्म की मेडिसिन है HRZD का शेड्यूल, जो ड्रग सेंसिटिव टीबी में दी जाती हैं। अगर इनसे रेजिस्टेंस पेशेंट को हो जाता है तो इसे MDR टीबी का नाम दिया जाता है। और इसी के लिए जो मैंने आपको जांच बताई हैं, जैसे TrueNet, CBNet या पैथोडिटेक्ट, इनसे हम इमीडिएटली ये देख लेते हैं पहले कि पेशेंट के शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है या नहीं, और साथ ही साथ कि क्या इसके अंदर रिफेम्पसिन का रेजिस्टेंस है। रिफेम्पसिन ही वो मेन दवाई है जिसके रेजिस्टेंस होने से हम एक पेशेंट को MDR टीबी के लिए आगे असेस करते हैं, और इसके लिए आगे LPA और सेकेंड लाइन LPA जैसे फर्दर टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें कल्चर भी शामिल है, और इससे हम पेशेंट को डायग्नोज कर लेते हैं कि MDR है या नहीं। और सचमुच MDR एक बड़ी बीमारी है, क्योंकि इसके अंदर जो दवाई का लोड है ये पेशेंट का बढ़ जाता है। जो पहले पेशेंट 4 दवाइयां खाता था, अब मिनिमम 6 मेडिसिन खानी पड़ती हैं। दवाई का इलाज का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। जो पहले हमारा 6 मंथ्स में पेशेंट ठीक हो सकता था, अब वो मिनिमम 9 मंथ्स टू 24 मंथ्स तक में उसको इलाज देना पड़ता है। और कई बार तो ये स्थिति भी होती है कि ये MDR की दवाइयां भी पेशेंट को काम नहीं करती। अब वो पेशेंट के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ट्रीट करना, क्योंकि अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या एक्सट्रीम रेजिस्टेंस आ जाता है, जो XDR केस है, तो उस केस को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रिवेंशन, मतलब कोई इलाज पूरा करे, टाइम से दवाई शुरू करे, इन्हीं चीजों से इसको कंट्रोल किया जा सके और पेशेंट को MDR तक जाने की नौबत ही ना आए। देखिए, बीइंग अ DTO, मेरा मैसेज पब्लिक के लिए यही होगा कि टीबी होने से पहले हम प्रिवेंशन पे ध्यान करें। हम ये सोचते हैं कि मुझे तो टीबी नहीं है, तो हमें इसी स्टेज का फायदा उठाने कि मुझे टीबी नहीं है ताकि मुझे टीबी ना हो। और इसके लिए जितने भी प्रिवेंटिव मेजर हैं टीबी के, चाहे अगर मेरे आसपास किसी को टीबी है, उनका हम तुरंत इलाज कराएं, अपने आप को टीबी होने से रोकें।
किसी को भी सिम्टम आते हैं उन्हें हम ये गाइड करें, उनको अवेयर करें कि ये टीबी हो सकती है, ताकि वो जल्दी से जल्दी नजदीकी सेंटर पे जाएं और इलाज पूरा कराएं। और यदि खुद के अंदर कुछ ऐसे लक्षण इनिशियल स्टेज में भी लग रहे हैं तो इनको इग्नोर ना करें। सिम्टम्स की बात करें तो जैसे शरीर का वजन कम होना, भूख ना लगना, हल्का बुखार आना और ये बुखार शाम को आना, खांसी होना और खांसी करीब 2 हफ्ते से ज्यादा रेगुलर रहना, इन लक्षणों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर ये हल्का सा भी फील होता है तो जल्दी से जल्दी हम इनके ऊपर एक्शन करें ताकि टीबी हो ही ना और एक शरीर स्वस्थ रह सके हमेशा।